नमस्कार दोस्तों, मैं अनुश्री और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया। चलिए देखते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टरों की संपत्तियों की जांच। श्रीगंगानगर जिले में बुधवार सुबह पुलिस ने संगठित अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के नेतृत्व में एसटीएफ, कालिका यूनिट, डॉग स्क्वाड, डीप मेटल डिटेक्टर और करीब 300 पुलिसकर्मियों की टीम ने कुख्यात अपराधियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। खेतों की ढाणियों से लेकर शहर के मकानों तक संपत्तियों की गहन जांच की गई। इसके लिए 5 विशेष टीमों ने अपराधियों के फाइनेंशियल ट्रेल की पड़ताल भी शुरू की। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ दिलाएंगी। 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत दर्ज की थी। ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद कराया गया। बिहार चुनाव, सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान। जी हां दोस्तों, पता चला है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि सीटों के बंटवारे में संतुलन जरूरी है। पार्टी का कहना है कि मजबूत और कमजोर सीटों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही अगर नए दल गठबंधन में शामिल होते हैं तो सभी मौजूदा दलों को अपनी कुछ सीटें त्यागनी होंगी। फिलहाल झामुमो और आरएलजेपी के शामिल होने की चर्चा तेज है। ममता बनर्जी का आह्वान, बंगाली में और ज्यादा बोलो, डरो मत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि वे बिना डर अपनी मातृभाषा बंगाली में अधिक बातचीत करें। उन्होंने कहा कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा बोलने में झिझक नहीं होनी चाहिए। उनका ये बयान प्रवासी मजदूरों पर हो रहे कथित हमलों की घटनाओं के बीच सामने आया है। फ्रांस में फिर बवाल, प्रदर्शनकारियों पुलिस में झड़प। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में बुधवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी और सार्वजनिक संपत्तियों में आगजनी की। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और अब तक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोगों का गुस्सा बार बार प्रधानमंत्री बदले जाने को लेकर है। नेपाल में आंदोलन फिर भड़का, कर्फ्यू बढ़ा। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ युवाओं का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को सुबह हालात सामान्य होते दिखे, लेकिन दोपहर तक कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आईं। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में जनरेशन Z द्वारा चलाए जा रहे प्रदर्शन से तनाव बढ़ा। हालात काबू में लाने के लिए कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है और 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नेपाल में हिंसा के बीच दहशत, भारत लौटे नागरिक। नेपाल में सरकारी भ्रष्टाचार और जेनजे आंदोलन के विरोध प्रदर्शनों के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंसा और उपद्रव के कारण वहां गए भारतीय नागरिक और पर्यटक बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पानी टंकी बॉर्डर से भारत लौट आए। लौटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और कहा, अब जान में जान आई है। उद्धव और राज ठाकरे की मुलाकात से सियासी सरगर्मी तेज। महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम हुआ। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके निवास शिवतीर्थ पर मुलाकात की। दोनों के बीच ये दूसरी सार्वजनिक भेंट है। माना जा रहा है कि ये बैठक शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच संभावित गठबंधन की दिशा में अहम साबित हो सकती है। दिल्ली से रांची तक एंटी टेरर रेड, ISIS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड ATS और रांची पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर रांची के इस्लाम नगर से ISIS के संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश को दबोच लिया। उसके खिलाफ दिल्ली में पहले से मामला दर्ज था और सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थीं। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। MP MLA कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।
नेपाल में सेना की तैनाती, पूरे देश में कर्फ्यू। नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी जेन जेड आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। उपद्रवियों ने मंत्रियों के आवास, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ते देख सरकार ने सेना तैनात कर दी और पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया है। सुबह से शाम 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे, जबकि रात में पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। सेना ने साफ चेतावनी दी है कि तोड़फोड़, आगजनी या हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपात सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, दमकल और स्वास्थ्य कर्मी कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। 3 साल की बच्ची को चूमने के आरोपी को अदालत से राहत। महाराष्ट्र के ठाणे की विशेष अदालत ने 2021 में 3 वर्षीय बच्ची को चूमने और कथित छेड़छाड़ के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी का कोई गलत इरादा साबित नहीं हुआ। फैसले में ये भी उल्लेख किया गया कि बच्चों के प्रति स्नेह दिखाने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस तरह का व्यवहार कर सकता है। विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा 12 साल पुराने केस में दोषी करार। खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को अदालत ने 12 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी ठहराया है। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने बुधवार को ये फैसला सुनाया। इस केस में कुल 12 आरोपी थे, जिन्हें कोर्ट ने दोषी माना और तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया गया। अब 2 दिन बाद सजा सुनाई जाएगी। संजय कपूर की संपत्ति विवाद ने पकड़ा तूल। बिजनेसमैन संजय कपूर का निधन 12 जून को लंदन में हुआ था। अभी उनके गुजरने को 3 महीने भी नहीं हुए कि उनकी लगभग 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। करिश्मा कपूर के बच्चे संपत्ति में अपना हिस्सा मांग रहे हैं और इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दूसरी ओर संजय की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर और उनकी मां रानी ने भी संपत्ति पर दावा किया है। अदालत ने प्रिया कपूर से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इस बीच प्रिया ने करिश्मा के बच्चों से सवाल किया है, जब पहले ही 1900 करोड़ मिल चुके तो और क्या चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। वाराणसी में मोदी और मॉरिशस के पीएम की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा होगी। इसके बाद पीएम मोदी उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में 41% ज्यादा बारिश, बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। जम्मू कश्मीर में इस बार सामान्य से 41% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। जून से सितंबर 2025 के बीच उधमपुर, सांबा, राजौरी, रामबन और डोडा जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ वर्षा सामान्य से कम हो रही थी, लेकिन इस साल हालात अलग रहे। हालांकि बारिश से बाढ़ की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गौरतलब है कि 2024 को बीते 5 दशकों का सबसे सूखा साल माना गया था। बैंक धोखाधड़ी केस में ईडी की बड़ी छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 346 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हुई। मामला हरियाणा स्थित हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और उसके प्रवर्तकों से जुड़ा है। कंपनी के निदेशक अमूल घबरानी और अजय कुमार बिश्नोई समेत कई अन्य के खिलाफ जांच जारी है। फिलहाल HPCL परिसमापन लिक्विडेशन की प्रक्रिया से गुजर रही है। राहुल गांधी का आरोप, महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के सबूत मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले केवल शक था कि चुनावी नतीजों में गड़बड़ी होती है, लेकिन अब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद वोट चोरी के पक्के सबूत सामने आए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं और हम सब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने होटल शांति ग्रैंड में प्रजापति समाज की बैठक में हिस्सा लिया और शहर में अशोक स्तंभ का लोकार्पण किया। यमुना का रौद्र रूप, अवैध निर्माण पर होगा ड्रोन सर्वे। हाल ही में यमुना नदी के उफान के दौरान डूब क्षेत्र में बने कई अवैध निर्माण जलमग्न हो गए।
इसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने आदेश दिया है कि बाढ़ प्रभावित कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स का ड्रोन सर्वे कराया जाए ताकि अवैध निर्माणों की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। अधिकारियों का मानना है कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी ये इमारतें अब प्रशासन के निशाने पर होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।